बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 16 आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टुडे आवर टॉपिक इज कंट्रोलिंग द एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन बाय कैल्शियम आयन। किस तरह से मैसेज जो है फ्रॉम द रिसेप्टर टू द इफेक्टर्स मैसेज पहुंचता है और किस तरह से मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसको हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के मसल जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही हमारी बॉडी के रिसेप्टर किसी स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो वो थ्रू द नर्व इम्पल्स मैसेज को इफेक्टर्स तक लेके जाते हैं। The nerve impulse that is initiated by arriving at the neuromuscular junction। इसके बाद हम बात करेंगे कि मस्कुलर जंक्शन तक जब जैसे पहुंचती है तो मसल फाइबर्स जो हैं दे आर इनर्वेटेड। इनर्वेटेड का मतलब होता है सप्लाई विद द नर्व। तो मसल फाइबर हर एक मसल फाइबर जो है उसको बकायदा हर एक को नर्व्स जो है वो पहुंची हुई हैं बाय अ सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड आर नोन एज मोटर यूनिट। कॉन्ट्रैक्शन जो है या जो मसल के फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो साइमल्टेनियसली होती है इन रिस्पॉन्स टू द एक्शन पोटेंशियल फायर्ड बाय द मोटर न्यूरॉन। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। हियर इज अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पर अगर डायग्रामेटिकली देखा जाए तो ये मसल फाइबर है पूरा, जिसके अंदर हमें मसल फाइब्रिल्स मिलेंगे या मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे। दैट इज द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन, जिसके अंदर बकायदा न्यूक्लियस भी हमें बकायदा मिल रहे हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें तो ये न्यूरॉन है जिसका एक्सोनल पोर्शन जो है वो करीब पहुंच रहा है किसके, सार्कोलेमा के। यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो एमिट हो रहे हैं और केमिकल मैसेज के जरिए वो एक्शन पोटेंशियल या जो नर्व इम्पल्स है वो कहाँ तक पहुंच रही है, सार्कोलेमा तक। इसके बाद हम बात करेंगे ट्यूब्यूल एंड इट्स रोल। तो बकायदा आगे एक सिस्टम मौजूद है जिसको टी सिस्टम का हम नेम देंगे, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सार्कोलेमा जो है ऑफ द मसल फाइबर सेल पेनिट्रेट डीप इनटू द सेल टू फॉर्म अ होलो इलोंगेटेड ट्यूब, द ट्रांसफर ट्यूब, जिसको हम लोग टी ट्यूब्यूल का भी नेम देते हैं। द ल्यूमन इज कंटिन्यू विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड and the thousands of T tubule of the each muscle cell are collectively called as T system. It extends and encircles the myofibrils at level of Z line. The T tubule and the terminal portion of the adjacent envelope or sarcoplasmic reticulum form a triad at regular intervals. We can see that in the diagram ये सार्कोलेमा है और सार्कोलेमा जो है उसको वो अंदर अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट हुई भी और कॉन्टिन्यूसली हर एक मसल फाइबर को जो है वो कवर करती है। इनमें से एक एक ये जो ट्यूब्यूल अंदर की तरफ एक्सटेंड हुआ हुआ है इसको हम लोग टी ट्यूब्यूल का नेम देते हैं। जबकि एक तरफ यहाँ का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस तरफ का सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इकट्ठा along with the T tubule that is known as trail। और ये जो पूरा एक सिस्टम मौजूद है मायोफाइब्रिल्स के अंदर या मसल फाइबर्स के अंदर उसको हम लोग टी सिस्टम का नेम देते हैं। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। जैसे ही नर्व इम्पल्स जो है वो पहुंचती है टी ट्यूब्यूल तक, टी ट्यूब्यूल टू द एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो जो कैल्शियम गेट्स हैं इन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे विल ओपन and releasing calcium ion into the cytosol, binding the calcium ion to the troponin molecule of the thin filament. The binding sites are exposed and cross bridges with the myosin can form and contraction occur. इसको डायग्रामेटिकली हम देख सकते हैं। दैट इज द ट्यूब्यूल। जैसे ही ये नर्व इम्पल्स यहाँ पर पहुंचती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट के जरिए वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ तक पहुंचते हैं। यहाँ से वो मैसेज जो है वो टी ट्यूब्यूल के जरिए कहाँ तक जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। वहां पर कैल्शियम गेट्स हैं जो कि कैल्शियम को रिलीज करेंगे और वो कहाँ जाएगा, साइटोसोल में। जैसे ही कैल्शियम आयन साइटोसोल में बढ़ता है तो उस वक्त वहां पर क्या होगा, टी ट्यूब्यूल में से कैल्शियम जो सिग्नल है वो एंडोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचेगा। वहां से कैल्शियम गेट्स के जरिए कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होंगे, साइटोसोल में जाएंगे। यही कैल्शियम आयन जब बाइंड करेंगे विद द ट्रोपोनिन तो उसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन जो है वो एक्सपोज हो जाएगी और ये मायोसिन के ये जो क्रॉस ब्रिजेस हैं यहाँ पर बन जाएंगे और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट होगी। Here is a yellow block. Sarcoplasmic reticulum is a continuous system of sarcotubules extending throughout the sarcoplasm around each myofibril. It is like endoplasmic reticulum but devoid of the ribosomes and exhibit a high specialized repeating pattern. तो इसमें ये बिल्कुल आम जो सेल जनरल सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। नेक्स्ट इज अ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी जो है वो कहाँ से आती है, वहां पे एटीपी है जो कि एनर्जी सोर्स है। और एटीपी हमें पता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के जरिए एटीपी जनरेट होता है इन द मसल सेल प्रोवाइडेड बाय द which provide the supply of ATP that is the evolved from the stored glycogen।
और फिर उसके बाद ग्लाइकोजन की मजीद ब्रेकडाउन होती है और वहां से एटीपी जो है वो जनरेट होता है। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो इन हाई मेटाबॉलिज्म खास तौर पे, तो उस वक्त एक और एनर्जी सोर्स है, दैट इज अ क्रिएटिन फॉस्फेट, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द मसल। इन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी या फिर दूसरी कंडीशन ये हो कि वेरी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, तो उस वक्त एटीपी की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको कंपनसेट किया जाता है बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। लैक्टिक एसिड जब बर्न होता है तो उस वक्त वहां पर एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है लैक्टिक एसिड की इन द मसल विच कॉज मसल फटीग। अब जब ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जब मसल जो है वो रेस्ट पर होती हैं तो 1/5 यानी 5 में से एक हिस्सा लैक्टिक एसिड का दैट इज ब्रोकन एरोबिकली। और ये जब ब्रेक डाउन होता है उस दौरान डेफिनेटली एटीपी रिलीज होती है एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू कन्वर्ट द रिमेनिंग 4/5 पोर्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड इनटू द carbon dioxide ultimately. Here is another yellow block effect of exercise on muscle. The amount of work a muscle does is reflected in changes in muscle itself. जितना ज्यादा वर्क कोई मसल करेगा उतना ही वो मसल जो है वो मजबूत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। When muscles are used actively, they increase in size or strength and become more efficient and fatigue resistant. तो जितना ज्यादा हम मसल्स को यूटिलाइज करेंगे उतने ही ज्यादा वो फटीग रेजिस्टेंट यानी वो थकावट में नहीं आएंगे और उनका काम ज्यादा एफिशिएंट होता रहेगा। एरोबिक एक्सरसाइजेज सच एज swimming, jogging, and fast walking result in several changes in skeletal muscle. Capillaries surrounding the muscle fibers as well as mitochondria within them increase in number and fibers synthesize more and more myoglobin. Myoglobin हमें पता है it's a pigment which provide oxygen. These changes result in more efficient muscle metabolism and resistance to the fatigue. तो ये तमाम काम उसी वक्त होंगे जब हम एरोबिक कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। जितने ज्यादा हम अपने मसल से वर्किंग करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे मसल ज्यादा स्ट्रांग होंगे, उनमें कैपिलरीज ज्यादा बनेंगी, उनमें उनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। जितने माइटोकॉन्ड्रिया होंगे दैट मीन्स हम उतने ही ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर मसल मेटाबॉलिज्म होगी। एंड अगर दूसरी तरफ हम देखें कि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से मसल को अपने काम में नहीं लेके आ रहे, लाइक कंप्लीट इमोबोलाइजेशन है ऑफ द मसल दैट लीड टू द मसल वीकनेस, और उसकी वजह से मसल जो है मुकम्मल तौर पे वीक हो सकते हैं। एंड स्वीयर एट्रोफी, एट्रोफी जो है इसमें हम एट्रोफी जो है उसका मतलब यही होता है कि मुकम्मल तौर पर जो है वो वर्किंग ना करना, या वैसे इसका लफ्ज़ी मानी वेस्ट अवे है, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि हमारे जो मसल्स हैं दे बिकम स्टिफ और वो वर्किंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था। वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक टुडे। इसके बारे में जो भी क्वेश्चन होगा वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, टेक केयर।